बच्चों वेलकम टू टॉपर मोड क्लास 9th एंड 10th। तो बच्चों आप सब मुझसे क्लास 10th के साइंस के वीडियोस के बारे में पूछ रहे थे, तो आज से हम इस चैनल में क्लास 10 साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको क्लास 10 साइंस के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी सिंपल लैंग्वेज में, एंड हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आप इस चैनल के इस वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको सारे साइंस के चैप्टर्स इजीली समझ आ जाएंगे। तो बच्चों तो इस सीरीज में हम जो पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा वेटेज है एंड बहुत तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए नोटबुक लेकर बैठना ताकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हम वो कवर करेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों हमने बहुत बार केमिकल रिएक्शन के बारे में सुना है, हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन, बट उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है वो समझेंगे। क्या क्या कंडीशंस होने पर हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है। सेकंड, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है एंड वो कैसे होता है वो देखेंगे। फिर हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उसको समझेंगे। नेक्स्ट हम फिजिकल स्टेट इक्वेशंस में कैसे लिखा जाता है, रिएक्शन कंडीशंस क्या क्या होते हैं उनको समझेंगे। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें 5 मेजर रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इन पांचों रिएक्शंस के डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे, ताकि क्योंकि एग्जाम में ना ये वाला जो पार्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोजन एंड रैंसिडिटी इन डेली लाइफ। तो जो केमिकल रिएक्शंस को अगर हम फील करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स है, उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज फोकस के साथ देखना। अगर आप इस चैप्टर को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा, दैट आई कैन गारंटी यू। एंड एक और चीज, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल में आपको मिलेगा, एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद फुल एनर्जी आवर न्यू सीरीज ऑफ क्लास 10 साइंस एंड द फर्स्ट चैप्टर। एंड हम अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों बहुत बार हमने केमिकल रिएक्शन हो गया, रिएक्शन 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 सुना है, राइट, बट साइंस में उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बोला, एवरीडे सिचुएशन में बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है। थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप मिल्क को कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दोगे, ठीक है, एंड समर में वो कुछ दिनों के बाद खट्टा हो जाता है, ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अगर आप कोई आयरन नेल को मॉइस्चर एयर में या फिर लाइक बाहर कुछ दिनों तक छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे रस्ट हो जाता है, ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। एंड रस्टिंग के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड इनटू वाइन, फूड इज कुक्ड एंड इट्स टेस्ट और टेक्सचर चेंजेस। तो जैसे कच्चा, मतलब जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, जो कुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें बहुत सारा टेक्सचर डिफरेंस हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इज फूड गेट डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड फिर रेस्पिरेशन, ये भी एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन से हम जो खाना खाते हैं उसको, उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे आसपास, तो हमें उसे समझना है इस चैप्टर में, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी नो अ रिएक्शन हैज हैपेंड। तो आपके यहाँ पर कुछ चल रहा है, आप कैसे बता सकते हो कि दिस इज अ रिएक्शन हैपेंड हियर, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसे हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें 4 चीजें चेक करनी पड़ती है। ओके, इन चारों में से अगर एक या फिर 4 या फिर 2, कुछ भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन वी कैन से दैट कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये 4 कंडीशंस क्या क्या है। नंबर 1 इज चेंज इन स्टेट, ठीक है, अगर कुछ सब्सटेंस रिएक्शन से पहले अलग दिखता था एंड रिएक्शन के बाद उसका कुछ स्टेट चेंज हो गया है, देन वी कॉल इट एज अ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल, यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम रिबन जो सॉलिड होती है उसको बर्न करोगे, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट। तो वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके कलर, उसके टेक्सचर चेंज हो जाते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो द फर्स्ट कंडीशन है चेंज इन स्टेट। सेकेंड, चेंज इन कलर, ये आपको बहुत ईजिली दिख जाता है अगर आपने 2 सब्सटेंसेस मिलाया फिर उसके कलर चेंजेस हो गए, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे आपने अगर ग्रीन FeSO4 आयरन
सल्फेट लिया एंड उसको आपने हीट किया तो वो धीरे धीरे ब्राउन एंड ब्लैक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो FeSO4 है वो एक्चुअली +2 स्टेट में होता है, जब आप उसको बर्न करोगे, हीट करोगे, वो +3 स्टेट में चला जाता है, ठीक है, एंड उसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है जिसमें गैस इवॉल्व हो रही है, आपको बबल्स दिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल टू इंडिकेट दैट देयर हैज बीन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर आपने कोई रिएक्शन किया, फिर उस जो भी आप ग्लास ट्यूब में या फिर बीकर में रिएक्शन कर रहे हो, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो क्या है वो चार कंडीशंस? पहला, चेंज इन स्टेट, सेकंड, चेंज इन कलर, थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, एंड फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर ये चार पैरामीटर्स में से कोई एक या फिर मल्टीपल पैरामीटर्स भी फुलफिल हो रहे हैं, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अभी हम देखते हैं बुक में इस चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस है उनको दिखाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज लिया गया है। एक्टिविटी 1.1 इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, यहाँ पर हम चेंज इन स्टेट को समझेंगे। सेकंड इज लेड नाइट्रेट सोल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, यहाँ पर हम कलर चेंज का रिएक्शन देखेंगे। एंड नेक्स्ट, जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 गैस बबल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर थर्ड का देखेंगे। एंड टेम्परेचर चेंज के लिए भी एक एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है। ओके, तो पहला एक्टिविटी देखते हैं जो कि है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। देखो यहाँ पर दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आप जो फायर है उसको यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉशन होके विथ केयरफुल ऑब्जर्वेशन आपको ये एक्सपेरिमेंट करनी है। तो आपको स्टेप 1 क्या करना है? क्लीन द मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। जो भी आपने मैग्नीशियम रिबन लिया है उसको अच्छे से पहले क्लीन करना है, ठीक है, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा लेयर उसमें हो या फिर कुछ भी डस्ट हो वो सारी साफ हो जाए। नेक्स्ट इज होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, टोंग्स एक केमिकल इक्विपमेंट, एक लैबोरेटरी इक्विपमेंट होता है जिसके सहारे हम उस किसी भी चीज को पकड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश शो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास आज सोन इन फिगर 1.1। तो अगर आप इसको बर्न करोगे तो जो भी इसके एशेस फॉर्म हो रहे हैं, राइट, इसको आपको एक वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर जो चीज फॉर्म हुई दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, right? Now burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? ठीक है, तो आपको इसको बहुत दूर से ऐसे लाइक अपने आंखों पे इसकी लाइट डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। एंड अगर जब आप करोगे ये एक्सपेरिमेंट, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? दो चीजें होंगी। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम, मतलब बहुत ही ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ वो बर्न होती है, एंड जिसके वजह से कहा जाता है कि उसको डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए, दूर से देखना चाहिए। सेकेंड इज इट चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। Now this powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air. तो आपको पता है जब भी कोई चीज बर्न करते हो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, एंड जब हम उसको हीट कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तब ऑक्सीजन, जो एटमोस्फियर में जो ऑक्सीजन है, दैट रिएक्ट्स विद दिस मैग्नीशियम रिबन एंड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं, जो कि हमें दिखाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज बहुत ही कॉमन फीचर है। पहले आपको क्या करना है? लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, एंड उसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करना है। एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अगर मैं इसका रिएक्शन आपको दिखाऊं तो दिस इज लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट होता है, एंड पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट, राइट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी तो आप देखोगे यहाँ पे पहले व्हाइट कलर था, फिर येलो कलर हुआ, तो कलर चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपको जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। ठीक है, थोड़ा सा एसिड ऐड करना है, बट हैंडल दिस एसिड विद केयर, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अलोंग विद द अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, एक और चीज भी ऑब्जर्व करोगे, टच द कोनिकल फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? तो देखो, अगर पहली चीज आप देखोगे कि ब्रिस्क एफरवेरेंस इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, तो देखोगे यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो रहे, दैट मीन्स हियर गैस इज इवॉल्व्ड। Okay, gas is evolved. Next, the zinc granules gradually disappear and the flask or the test tube becomes warm to touch. तो अगर आप देखोगे जो टेस्ट ट्यूब है that has become warm, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि किस पर्टिकुलर
किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा एक्टिविटी दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रूफ दैट बाय एन एग्जांपल टू शो दैट इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ कलर चेंज। तो आपको कौन सा एग्जांपल लेना है, तब लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि कौन सा एग्जांपल में इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड टेम्परेचर चेंज दिखा सकते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस एसिड, एंड उसी में टेम्परेचर चेंज का भी होता है। टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होती है, एंड जो आपका टेस्ट ट्यूब है दैट बिकम्स हॉट। एंड अगर पूछा जाए कि चेंज ऑफ स्टेट का एग्जांपल दे दो, तब यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन का हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो किस पर्टिकुलर चेंज के लिए कौन सा एग्जांपल लिया जाता है वो भी ध्यान देना है, उसको ऐसे टेबल फॉर्म में बना के लिख लेना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, राइट, चेंज इन स्टेट के लिए मैग्नीशियम रिबन, चेंज इन कलर के लिए यहाँ पर FeSO4, या फिर जैसे कि मैंने अभी बोला आप लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस का जिंक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर का भी, ये दोनों ही सेम हो जाएगा आपका एक ही एग्जाम्पल में। दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लोगे। तो बच्चों अभी जैसे आपने देखा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड आज के टाइम में बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों इसी चीज में आपको हेल्प करने के लिए मैंने दिशा पब्लिकेशन के साथ मिलकर टॉपर एक्स सीरीज की ये बुक्स बनाई है, ठीक है। ये साइंस और मैथ्स में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी हर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को लेकर क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस एंड बोर्ड अलाइंड कंटेंट आपको मिलेगा। एंड ये बुक अमेजन पर अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिल जाएगा, एंड अभी 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। मैं आपको और फीचर्स इस बुक के दिखा देती हूँ। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू शुड टेक दिस बुक। तो बच्चों पहले जैसे आप ये बुक खोलते हो, आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलता है। देखो ये जो बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें आप देखोगे कि यूनिट वाइज ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है, चैप्टर वाइज नहीं। बट हमने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके यूनिट हर चैप्टर के लिए एक एवरेज वेटेज दिया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हर चैप्टर के एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशंस, एंड देन यू विल गेट सम केस बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, जो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगी। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत टाइप के हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड देन आपको पैसेज बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड देन जैसे कि मैंने बोला कि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस की बुक भी बनाई है, एंड वहां पर आपको जितने टाइप के ऑल टाइपोलॉजी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो, देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक है, डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी चैप्टर पर वापस आते हैं, एंड हम पढ़ेंगे अभी केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों हमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चीज है जहां पर हमें कुछ चेंजेस दिखने को मिलती है, एंड अगर वो चेंजेस दिखती है देन वी कॉल इट एज अ केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग अ वर्ड इक्वेशन, reactants on the left hand side, products on the right hand side and joined by an arrow। एक इक्वेशन है ये, जैसे मैथ्स में आप इक्वेशन पढ़ते हो, राइट। तो जो केमिकल इक्वेशन है उसका बेसिक फंडा ये है कि लेफ्ट साइड में हमें रिएक्टेंट्स लिखना है, राइट साइड में हमें प्रोडक्ट्स लिखनी है, एंड बीच में एक एरो मार्क होगा, ठीक है। तो जैसे अगर एक रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू, जैसे हमने देखा मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है दे आर रिएक्टेंट्स, एंड राइट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर दोज, अगर रिएक्टेंट्स क्या है पूछा जाए तो कैसे बोलोगे, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो द केमिकल चेंज, ठीक है। इन सब्सटेंस के ऊपर केमिकल चेंज होता है, एंड दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट्स क्या होती है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद जो चीजें हमें मिलती है, दैट इज योर प्रोडक्ट्स, एंड इट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में क्या होता है, एक एरो मार्क होती है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट जॉइंड बाय एन एरो।
अब हम देखते हैं इक्वेशन हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्केलेटल और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। देखो, यूजिंग द केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू गिव अ कंसाइज केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है ना, हर बार हम इतने वर्ड नहीं लिख सकते, राइट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखा जाता है, बल्कि हम इनको बहुत शॉर्ट वे में लिखते हैं यूजिंग द सिंबल्स ऑफ दिस एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ठीक है, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ऑक्सीजन का सिंबल है O2 एंड उसको जब हम रिएक्शन में लिखते हैं सो इट कम्स एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या है? एन इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट नेसेसरीली इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, मास इज नॉट येट बैलेंस्ड। तो देखो, अगर यहाँ पर मैं देखूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि 1 मैग्नीशियम एटम है एंड 2 ऑक्सीजन एटम है, एंड राइट हैंड साइड में 1 मैग्नीशियम एंड 1 ऑक्सीजन, राइट। तो आप देखोगे कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट्स के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। ऐसे इक्वेशंस को हम स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक लॉ, जो कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास पहले होगा, रिएक्शन के बाद भी उतना मास ही होना चाहिए, कहीं मास कुछ लॉस नहीं होता है। तो mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So the total mass of the elements in the reactants must equal to the total mass of the elements in the products. The number of atoms of each element remains the same before and after the reaction. ठीक है, आप उसके डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मूला चेंज हो सकता है, बट जो नंबर हो गया, 2 H2O मतलब 2 हाइड्रोजन रिएक्शन के पहले थे, तो 2 हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। Okay, that is what is the meaning of a balanced chemical equation. तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहता है? When the number of atoms of every element, number of atoms of every element is equal on both the left hand side and right hand side, this is required because the law of conservation of mass. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्व जो एक लॉ बनी है केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में, एक जो लॉ है वो कहता है कि मास कभी भी लॉस नहीं हो सकता। जितना मास पहले था उतना मास बाद में भी होना चाहिए। अगर ये हमें सेटिस्फाई करना है तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने का मतलब यहाँ क्या बनता है कि जितने एटम्स रिएक्शन से पहले थे, जितने एटम्स जिस एलिमेंट के रिएक्शंस के पहले थे, उतने भी बाद में होने चाहिए। हाइड्रोजन के 2 थे तो रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए। ऑक्सीजन का 1 था तो रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन का 1 ही होना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे कि कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जिंक प्लस H2SO4 गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर पहले आप देख लो कि क्या क्या एलिमेंट्स है। पहले एक जिंक एलिमेंट है, फिर हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, राइट। 4 एलिमेंट्स है। अब हम काउंट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का एक ही एटम है एंड राइट हैंड साइड में भी जिंक का एक ही एटम है। नेक्स्ट आप हाइड्रोजन का देख लो, जिंक का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर भी 4 है। तो देखोगे कि सारे एलिमेंट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में सेम नंबर में है। दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। सो इक्वेशन जो 1.3 वाला इक्वेशन है इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमने चेक कर लिया कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें Mg प्लस O2, सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड, राइट, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तो अब हम सीखेंगे कि बैलेंस क्या है वो तो पता चल गया, बट बैलेंस को करना कैसे, किसी रिएक्शन को हमें बैलेंस कैसे करना है। तो इसलिए आपको एक मेथड सिखाया जाएगा विच इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करके, डिफरेंट नंबर्स ट्राई करके रिएक्शन को बैलेंस बनाना है। तो एग्जाम्पल है ड्रॉ, तो जो स्टेप 1 है, हमें जो रिएक्शन दिया गया है टू बैलेंस, इट इज Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। पहले ये चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। देखो, Fe का एक एटम यहाँ पर है, यहाँ पर 3 एटम है, तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि Fe के अलग अलग एटम्स है, सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो पहला चीज करनी है, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, नेवर चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग। तो आपको क्या करना है, पूरे रिएक्शन में ऐसे बॉक्सेस बना देने हैं हर एक एलिमेंट के, हर एक फॉर्मूला के चारों तरफ। और आपको इसके अंदर जो भी है, ये 2 आप चेंज नहीं कर सकते, ये 3 आप चेंज नहीं कर सकते, 4 चेंज नहीं कर सकते, 2 चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी चीजें करनी है यहाँ बाहर आपको ऐड करना है, बाहर ही आप चेंज कर सकते हो, राइट। ये समझ आ गई, इसलिए हमें एक बॉक्स बना दिया है, एक बाउंड्री बना दिया है कि भाई इसके अंदर नहीं घुसना है, बाहर से जो करना है करना है। ओके,
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें पहला स्टेप हमने बॉक्स बना लिया। व्हाट इज सेकंड स्टेप? लिस्ट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर पहले क्या क्या एलिमेंट्स है, एक Fe का एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमने वो लिख दिया। लेफ्ट साइड में Fe कितने हैं? एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूँ तो 3 Fe है, ऑक्सीजन 4 है एंड हाइड्रोजन 2 है। तो अगर आप देखोगे कि Fe1 3 है तो नॉट बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 2 दोनों साइड 2 है तो इट इज अ बैलेंस टिल नाउ, एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट विद द कंपाउंड हैविंग द मोस्ट एटम्स। तो Fe3O4 अगर आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा एटम है, राइट, 3 है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ, ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट, तो पहले आप ट्राई करो कि ऑक्सीजन को क्या हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो व्हाट विल आई डू? यहाँ पर मेरे पास 4 ऑक्सीजन है ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, और हमने ये रूल बना लिया कि हमें अंदर कुछ नहीं करना, हम जाके यहाँ पर 4 नहीं लिख देंगे, ठीक है, हमें जो भी करना है बाहर करना है। तो मैं क्या करूंगी इसके लिए, क्योंकि मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए, आई विल डू इट एज 4, ठीक है। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ? अभी मेरे पास 4 ऑक्सीजन हो गए बट 8 हाइड्रोजन हो गया। जब मैं ऐसे लिखती हूँ ना 4H2O, तो ये वाली चीजें मल्टीप्लाई होती है, जो भी क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। दैट मीन्स हियर आई हैव 8 हाइड्रोजन एंड 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन, दिस साइड ऑल्सो 4 ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस हो गया, बट मेरा हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि अभी 8 हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे? बैलेंस द हाइड्रोजन नेक्स्ट। अगर मैं अभी हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पर भी मैं अगर एक 4 लिख दूं तो दिस ऑल्सो विल बिकम 8, राइट। तो हाइड्रोजन दोनों साइड के बैलेंस हो गए। Now, rule we can never alter the formula itself to balance oxygen. तो use 4H2O। तो भाई मैं बोल रही थी आपको यहाँ पर 4 नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आप 4 नहीं लिख सकते हो, आपको जो भी करना है बाहर करना है, इसलिए हमने पहले से ही बॉक्सेस बना के बाउंड्री बना दी है। या फिर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि H2O के बाहर आपने 4 लिख दिया, नहीं, आपको जो भी करना है लेफ्ट साइड में ऐड करनी है, सिर्फ तभी वो बैलेंस, मतलब तभी वो सही तरीका है। अभी हमारे जो रिएक्शन का सिचुएशन है उसमें हमने क्या बैलेंस कर दिया? हमने उसमें हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया है, सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया। अब बारी आती है Fe की। तो अगर आप देखोगे Fe क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में हमारे 3 Fe है एंड लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 Fe है, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में जो Fe है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है। अब हम देखें जो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या है, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स मी Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। सो 3Fe हो गया, 4H2 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड है, एंड क्योंकि सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड है, इक्वल नंबर में है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। तो राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब क्या होता है ना, रिएक्शन में हमें ये भी लिखना होता है कि जो रिएक्टेंट्स है, जो प्रोडक्ट्स है, उनके फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट मतलब वो गैस, सॉलिड, लिक्विड या फिर एक्वस सोल्यूशन है, वो लिखना है। तो यहाँ पर Fe सॉलिड होती है, H2O गैस होता है। गैस मतलब देखो वाटर आपको लगता होगा कि लिक्विड है, बट नहीं, यहाँ पर जब हम रिएक्ट करते हैं हम स्टीम यूज करते हैं, तो इसीलिए हमें गैस लिखना है। नेक्स्ट अगेन सॉलिड हियर एंड अगेन गैस हियर। This method, balancing using the smallest whole number coefficients by trial, is called hit and trial method. तो यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, आपको डिफरेंट नंबर्स ऐड करके चेक करके इसको बैलेंस करना होता है, राइट। ओके, फिजिकल स्टेट जैसे कि मैंने बोला, सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, एंड एक्वस जो कि वाटर में अगर कोई डिसॉल्व होकर सोल्यूशन है तो उसको AQ लिखते हैं, राइट। रिएक्शन कंडीशंस को हम बहुत बार एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। रिएक्शन कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कोई कैटलिस्ट आपने यूज किया है तो उसको हम रिएक्शन कंडीशंस कहते हैं। तो जैसे कि ये जो रिएक्शन है CO प्लस H2, ये 340 ATM प्रेशर में होता है, तो इसकी हमें एरो के ऊपर लिख रहा है। नेक्स्ट अगर जैसे लिखोगे 6, जो आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, वहां पर भी हमें जो कंडीशंस है, सनलाइट इन क्लोरोफिल, उसको हम एरो के पास या फिर एरो के ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, ओके। तो द वर्ड aqueous is used only when the reactant or product is dissolved as a solution in water। जब भी आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, then only we call it as an aqueous solution। गैस इन H2O इक्वेशन 1.10, जो पहला हमने इक्वेशन देखा था, यहाँ पर जो गैस का यूज लिखा है, राइट, G, दैट मीन्स दैट वाटर इज यूज्ड एज स्टीम इन दैट रिएक्शन, ठीक है। वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं है, उसको हमने स्टीम के फॉर्म में यूज किया है। द फिजिकल स्टेट्स आर यूजुअली इंक्लूडेड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। हर बार फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी नहीं है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं अब चैप्टर के, कि व्हाट
तो बच्चों अब हम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आज आ गए हैं, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि रिएक्शन क्या होती है, क्या क्या चार कैटेगरी है जिसको अगर हमें दिखे कि भाई ये सारी चेंजेस हो रहे तो एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस कैसे करना है, वो सारी चीजें हमने समझ लिया। अब हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप जो अगर आप ये नाम को समझोगे तो आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कंबाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, एक रिएक्टेंट ब्रेक होके बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, एक दूसरा रिएक्टेंट है बी सी, क्या करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ए जाता है बी को रिप्लेस कर देता है, बी निकल जाता है, ए सी प्लस बी फॉर्म होती है। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सिमिलर टू ए डिस्प्लेसमेंट है, बट यहाँ पर दो दो मतलब एक्सचेंज होता है। जैसे ए बी प्लस सी डी है तो क्या होगा, ए इधर आएगा एंड सी इधर आएगा। ठीक है, एक एक्सचेंज हो रहा है दो कंपाउंड से एंड दोनों के कैटायंस या फिर आप बोलो दोनों के जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव आयन है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन मतलब जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन रिएक्शंस मतलब, तो यहाँ पर थोड़ा नोट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, okay, and removal of hydrogen. Okay, now what is reduction? Reduction का definition है addition of hydrogen, okay, and removal of oxygen. Clear? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो उसका डेफिनेशन क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेना। तो एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी प्लस वाटर। जब ये दोनों मिलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्लस हीट निकलती है। ठीक है, नाउ जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइन। ओके, एंड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज कॉल्ड एज स्लेकलाइन। ये दोनों नाम याद रखना, थोड़ा ऐसे नाम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्विकलाइन प्लस वाटर गिव्स यू स्लेकलाइन, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। नाउ यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, एंड क्या फॉर्म होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2 इज बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 गिव्स यू H2। दिस इज एग्जाम्पल 3। ठीक है, तीन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन एक दो एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। तो अभी हमने जैसे फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ा कि बहुत सारा हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with products, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है उसके साथ भी हीट रिलीज हो रही है, दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं जहां पर आप किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो, दोज आर ऑल योर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वहां पर हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये तो आपको बहुत इजीली याद होगी, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती ही है हमारी बॉडी में एनर्जी निकालने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, ये एक आपने देखा होगा कि जब हम कुछ ऑर्गेनिक चीजें डाल देते हैं बहुत दिनों के बाद वो कंपोस्ट या फिर मैन्योर में टर्न हो जाता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ अभी जो मैंने बोला था ये जो स्लेकलाइन है ये बहुत ही एक यूनिक रिएक्शन शो करती है। तो क्या होता है ना, जब आपने देखा होगा घर की वॉशिंग लाइक पेंट करते हैं जो भी करते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना बोलते हैं उसको हम पहले लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इज शाइनी इन अपीयरेंस। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट विथ वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है दिस हैज अ शाइनी अपीयरेंस एंड जो हमारे वॉल्स है वो थोड़ा सुंदर दिखते हैं।
राइट. सो ये हो गया स्टोरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो बच्चों डीकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है एक रिएक्टेंट ब्रेक होके बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. बट जो देखो किसी भी चीज को आपको तोड़ने के लिए केमिस्ट्री में एनर्जी चाहिए, ठीक है. आप वो रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे, फिर वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा. तो जो ये एनर्जी हम देंगे, ये डिफरेंट टाइप के एनर्जीज हो सकते हैं. आप हीट एनर्जी दे सकते हो, आप लाइट एनर्जी दे सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हो. तो बेस्ड ऑन दिस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जहां पर आप हीट एनर्जी देकर जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर रहे हो. सेकंड होता है फोटोलाइटिक, जहां पर आप लाइट देते हो, एंड देन इलेक्ट्रिकल, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स. डिकम्पोजिशन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल ले लो, FeSO4 को अगर आप हीट करोगे तो आपको ये एक ही रिएक्टेंट है, बट जब ये ब्रेक होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं. नेक्स्ट इज तो देखो जो ये FeSO4 है, दैट इज एक्चुअली ग्रीन क्रिस्टल्स. ओके. टर्न्स ब्राउन ब्लैक ऑन हीटिंग, स्मेल ऑफ बर्निंग, सल्फर, SO2 एंड SO2 गैसेस आर रिलीज. तो यहाँ पर देख लो ये दोनों गैसेस होते हैं, एंड जो Fe2O3 होती है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है, जैसे कि मैंने बोला, दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइम. Okay. Now calcium carbonate का common name is limestone. Limestone gives you quicklime and carbon dioxide used in the manufacture of cement. Next हम देखते हैं lead nitrate को अगर हम हीट करेंगे तो lead oxide plus NO2 plus O2. तो जो NO2 है, this is a brown gas. ठीक है. तो अब अगर आप lead nitrate को एक बर्नर के ऊपर बर्न करोगे तो आप देखोगे काफी सारे ब्राउन गैसेस रिलीज हो रही है, विच इज बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस. ओके. तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग. ठीक है. जब आप हीट करके किसी रिएक्शन को ब्रेक करते हो, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन. ये जो तीनों एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर देखो, हीट यूज हुआ है फॉर द डिकम्पोजिशन. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ thermal decomposition reaction. Now calcium oxide has many industrial uses, especially in the cement manufacture. तो एक यूज याद रख लेना of calcium oxide. Now decomposition reactions require energy heat, that is to break the reactant apart. अब मैंने बोला कि एनर्जी हम डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं. सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब जहां पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो एक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए. सो पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिडिफाइड वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. नाउ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर आप हाइड्रोजन वाटर लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगी. एंड आप हमेशा ये याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. एंड ये जो पूरा सेटअप होता है, ऐसे नहीं कि आप वाटर लेके उसको हीट करिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे नहीं होता है. इसकी एक प्रॉपर सेटअप होती है जहाँ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके. तो ये देख लो, ये कंटेनर है, इसमें 2 ग्लास ट्यूब्स है एंड 2 आपके इलेक्ट्रोड्स है. ठीक है. एक नेगेटिव से कनेक्ट होता है एंड एक पॉजिटिव से कनेक्ट होता है. तो जो आपकी जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कैथोड. ओके. एंड जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एनोड. ठीक है. तो एनोड में हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है एंड जो कैथोड है उसे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है. एंड हाइड्रोजन गैस आप देख लो, थोड़ा ये डायग्राम याद रख लेना, बड़ा टेस्ट ट्यूब है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, 2 टाइम, एटलीस्ट 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन. नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब जब आप किसी चीज को लाइट के थ्रू ब्रेक करते हो. तो फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट. तो अगर आपने सिल्वर क्लोराइड लिया एंड आपने उसको लाइट में छोड़ दिया, सन के लाइट के वजह से क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. नाउ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट एज इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे. आप सिल्वर क्लोराइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लियो, सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों आपको सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस होता है एंड यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है. एक चीज याद रखनी है आपको कि ये जो रिएक्शन है दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ठीक है. अभी हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं. तो इन सारे एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि जो रिएक्टेंट है उसे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है फॉर द रिएक्शन टू हैपन. तो ऑल दोज रिएक्शंस, ठीक है, जहां पर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ठीक है. ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अबव आर एंडोथर्मिक, दे नीड एनर्जी इनपुट टू हैपन. नाउ अभी एक एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक का.
पहले के केस में भी हमने कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखे थे। एक अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करोगे, द टेस्ट ट्यूब फील्स कोल्ड। ठीक है, देखो ये क्या होता है, यहाँ पर आपने बैरियम हाइड्रोक्साइड लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, सॉरी। तो जब ये रिएक्ट करते हैं, वो जो टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड हो जाता है। देखो क्यों होता है, जो रिएक्टेंट्स है दे एब्जॉर्ब द हीट फॉर द रिएक्शन टू हैपन। अब एनवायरनमेंट से हीट ले लिया तो एनवायरनमेंट का तो टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा वी फील इट कोल्ड। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना, बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो मैं आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4 एंड अमोनियम क्लोराइड इज अमोनियम NH4Cl। तो आपको मिलेगा क्या इसमें, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 होल टू SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड फॉर्म होता है। एंड इस रिएक्शन को होने के लिए जो रिएक्टेंट्स है दे एब्जॉर्ब द हीट एंड दैट इज व्हाई द ग्लास ट्यूब या फिर बीकर जिसमें भी आप रिएक्शन कर रहे हो दैट टर्न्स कोल्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जांपल देखते हैं, अगर Fe है एंड कॉपर सल्फेट है, ठीक है, आपने एक आयरन रॉड को, आयरन नेल को इसके अंदर रख दिया, तो अभी क्या होगा, जो Fe है, ठीक है, वो कॉपर सल्फेट का कॉपर को रिप्लेस कर देता है एंड यू गेट ग्रीन आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है, Fe कम्स एंड रिप्लेस कॉपर, वी गेट आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो जो कॉपर है वो तो निकल जाता है, तो जो आपकी जो भी आपकी बीकर है उसमें आप देखोगे सोल्यूशन ग्रीन हो जाता है एंड नीचे काफी सारे ब्राउन डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कॉपर के होते हैं। ठीक है, आयरन नेल्स डिप्ड इन ब्लू कलर सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द नेल टर्न्स ब्राउनिश कॉपर डिपॉजिट एंड द ब्लू कलर फेड्स। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, अगर आप जिंक एंड कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करोगे तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, सो विल गेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो अभी हमने यहाँ पर क्या हमें समझ आई कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस रिएक्शन से हमें क्या समझ आया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट अगर आप लेड को लोगे, नेक्स्ट अगर आप लेड रिएक्ट करोगे विद कॉपर, सो लेड विल डिस्प्लेस कॉपर एंड यू विल गेट लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Okay, so why does this happen? See, zinc and lead are more reactive elements than copper, so they displace the copper from its compounds in the solution. A more reactive metal always pushes out the less reactive metal from its salt solution. तो हमेशा जो एक कंपाउंड होता है एंड एक सिंगल एलिमेंट होती है, अगर वो सिंगल एलिमेंट इस एलिमेंट के कैटायन से ज्यादा पावरफुल है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, नहीं है तो नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर कॉपर प्लस FeSO4 लिया होता, ठीक है, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव कॉपर, कॉपर यहाँ के डिस्प्लेसमेंट को नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैन वी स्टीयर दिस विद दिस स्पून इन दिस कंटेनर, तो आपको वहां पर यही चेक करना होता है कि क्या रिएक्शन होगा या नहीं। तो बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का ही है, बट यहाँ पर दो एक्सचेंज होते हैं, मतलब दोनों सॉल्ट्स के कैटायंस एक्सचेंज होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Two compounds react by exchanging their ions to form two new compounds, often producing a precipitate। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये कैटायन 1 है एंड मैं C1 लिख रही हूँ एंड ये कैटायन 2 है। अब क्या होगा, कैटायन 1 इधर आएगा एंड कैटायन 2 इधर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, अगर कैटायन 2 इधर आ जाएगा बेरियम सल्फेट एंड अगर कैटायन 1 इधर आएगा तो आपको मिलेगा NaCl। तो यहाँ पे दो एक्सचेंज, मतलब दो इंटर एक्सचेंज बिटवीन होती है एंड इसके वजह से नए प्रोडक्ट्स हमें फॉर्म मिलते हैं। एंड जनरली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक हमारे सॉलिड मतलब सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट एग्जैक्टली क्या होती है, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन विच सेपरेट्स आउट ऑफ द सोल्यूशन। ना बेरियम सल्फेट हियर इज अ प्रेसिपिटेट। जो जब भी कोई रिएक्शन होती है हमें कोई सॉलिड प्रोडक्ट मिलती है एंड वो इनसॉल्युबल है, then that is called as a precipitate. Now, वही any reaction that produces a precipitate is called a precipitation reaction. The other product NaCl stays dissolved in the solution. तो जब ये react हो गया, NaCl क्यों क्या होता है ना, वो dissolve के फॉर्म में रहता है, वो is in the form of a aqueous solution. बट जो आपका बेरियम सल्फेट है वो क्या करेगा, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करके नीचे बैठ जाएगा। आप देख लो यहाँ पर ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है दैट इज NaCl एंड जो नीचे है दैट इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म, दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होता है, लेड इधर आता है
एंड पोटेशियम इधर आता है, राइट। सो यू गेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, एंड यहाँ पर जो लेड आयोडाइड है वो एक प्रेसिपिटेट है, येलो कलर की प्रेसिपिटेट है। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? व्हाइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर कॉपर प्लस ऑक्सीजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यू विल गेट CuO। नाउ रिडक्शन रिएक्शन CuO प्लस H2, तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर Cu प्लस H2O। तो देखो, पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर कॉपर ऑक्साइड रिवर्सेस द रिएक्शन एंड द ब्लैक कोटिंग टर्न्स ब्राउन एज कॉपर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या होता है, जब आप कॉपर को हीट करते हो, ठीक है, ये कॉपर होती है एंड कॉपर को हीट करते हो तो कॉपर ऑक्साइड होती है। एंड अगर आप वापस इस रिएक्शन को रिएक्ट करोगे, मतलब आप क्या करोगे, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो डायरेक्टली आपको फिर ब्राउन कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है बाय अगेन एडिंग हीट। एंड इसके और इसके अलावा वाटर भी प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन इक्वेशन 1.29 यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, राइट, इट इज गेनिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर H2 था एंड यहाँ पर H2O हो गया, तो आई कैन से दैट H2 और हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट। नाउ एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। एंड रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर वहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो यहाँ पर देख लो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, दैट विल लूज द ऑक्सीजन टू गिव यू कॉपर। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ। ठीक है, कॉपर लूजेस ऑक्सीजन सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। नाउ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? देखो, इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं, देखो पहला जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रही है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओनली ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। बट अगर एक रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस देन वी कॉल इट एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाम कैसे आया? रिडक्स, रिडक्शन से रिड एंड ऑक्सीडेशन से ऑक्स, सो रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड while the other is getting reduced then simultaneously and both processes are happening together, then we call it as a रिडॉक्स रिएक्शन। तो देख लो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर को, ये कॉपर ऑक्साइड जो रिएक्टेंट है एट दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, एंड जो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग इन द सेम रिएक्शन साइमल्टेनियसली, सो वी विल कॉल इट एज अ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, समझ आ गया? अब हम देखते हैं कुछ मोर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, ZnO प्लस कार्बन को रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट जिंक प्लस CO। नाउ हियर यू कैन सी ZnO टू Zn। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन को रिमूव किया गया, ऑक्सीजन को रिमूव किया मतलब रिडक्शन। एंड C टू CO, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखो, यहाँ पर क्या है, MnO2 है, यहाँ पर MnCl2। अगर यहाँ से मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन की जगह पर क्लोरीन आ गया है, तो दैट मीन्स दिस इज रिडक्शन, सॉरी दिस इज रिडक्शन। नाउ इफ यू सी HCl टू HCl2, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज रिड्यूस्ड, so that is why this is a redox reaction. यहाँ पर HCl is oxidized to Cl2 and MnO2 is reduced to MnCl2, so this is also a redox reaction. Now golden rule to remember, if a substance gains oxygen or loses hydrogen then it is called oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen then we call it as a reduced species. Okay, एक क्विक एग्जांपल लेते हैं, 4Na plus O2 gives Na2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, दैट मीन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड देखो, अगर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा जो रिएक्टेंट है, यहाँ से इस ऑक्सीजन से तो एक ऑक्सीजन चला गया, राइट, सो एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ना अगर देखो CuO प्लस H2, ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है तो कॉपर इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट लूजेस ऑक्सीजन, एंड H2 टू H2O, H2 इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन। नाउ अगर हमने मैग्नीशियम वाला एग्जांपल याद रखा होगा, ठीक है, व्हेन वाज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन एक्टिविटी 1.1, सिंस जो रिएक्शन था वहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gave us magnesium oxide, राइट। तो क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड हियर। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ रियल इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस है उसके बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स है जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। जो पहला एग्जांपल है, देखो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट
such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and the process is called as corrosion. तो जब भी कोई मेटल होता है, ठीक है, उसके आसपास अगर मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब एयर एंड वाटर, तो वो मेटल क्या होता है, वो रिएक्ट कर देता है उसके साथ एंड वो डिग्रेड हो जाता है एंड दिस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं. एग्जाम्पल इज रस्टिंग. रस्टिंग में क्या होता है ना, जो आप कुछ दिनों में देखोगे, आप आयरन का कुछ सामान लाए हो, साइकिल या फिर कुछ भी है, कुछ दिनों के बाद बारिश वगैरह में वो क्या होता है, धीरे धीरे वो चीजें रस्ट हो जाती है, ठीक है. तो ये एक रिएक्शन है एंड इसको हम कोरोजन कहते हैं. नाउ कोरोजन ऑफ आयरन, जब आयरन ये कोरोजन को अंडरगो करता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है. बट ओवरऑल मेटल्स का रिएक्शन विथ एयर और फिर विथ मॉइस्ट एयर विथ वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोरोजन एंड रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन जहां पर आयरन गेट्स कोरोडेड. ओके. यहाँ पर एक भी और एग्जाम्पल है सिल्वर का. आपने बहुत देखा, अगर आपने सिल्वर का कड़ा वगैरह पहना होगा तो धीरे धीरे काला हो जाता है. क्यों? दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ रस्टिंग, सॉरी कोरोजन. रस्टिंग वर्ड सिर्फ आयरन के साथ यूज करना है, ठीक है. सिल्वर डेवलप्स अ ब्लैक कोटिंग ओवर टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर का भी होता है. कॉपर जब करोड होता है वो धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है. अगर आपके पास कॉपर के बॉटल्स है या फिर कुछ यूटेंसिल्स है, आप देख सकते हो वो धीरे धीरे ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है. तो जो आयरन है, ठीक है, वो क्या होता है, रस्ट में चेंज हो जाता है, जो कि थोड़ा ब्राउनिश कलर होती है. सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर हो जाती है, जो कॉपर है दैट बिकम्स ग्रीन कलर. नाउ व्हाई इट मैटर्स. तो कोरोजन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो कोरोजन होती है ना, वो एक्चुअली डैमेज करती है, बहुत सारी मेटल्स को डैमेज कर देती है, उनकी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है एंड इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर द इकोनॉमी, फॉर द एनवायरमेंट. तो हमारी जो चीजें हैं वो खराब हो जाती है, इसलिए कोरोजन से बचना या फिर हमारी जो सामान है उसको कोरोजन से बचाना जरूरी होता है, राइट. कोरोजन डैमेजेस कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एंड शिप्स. Every year, an enormous amount of money is spent to replace an iron damaged by corrosion. It is a serious economic problem. सोच लो, अगर आपने एक नया साइकिल खरीदा, ठीक है, 6 महीने बाद वो जंग खा लिया, फिर उसके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, उसके हैंडल्स काम नहीं कर रहे, फिर आपको नया खरीदना पड़ेगा, राइट. और कोरोजन का ऐसा नहीं कि आप उसको ठीक कर दो, उसको रिवर्स कर दो, वो नहीं होता है. तो आपको फिर से नई खरीदनी पड़ेगी. तो ऐसे जो ब्रिजेस होते हैं, जो रेल ट्रैक्स होते हैं, तो ये सारी चीजें जब रस्ट हो जाती है तो उसमें हमें बहुत सारा नुकसान होता है. इसीलिए हमें चीजों को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए ट्राई करना चाहिए. Now this is an oxidation reaction. The metal gains oxygen from the atmosphere over time. तो यहाँ पर जो भी मेटल है वो धीरे धीरे जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है. सो दिस रस्टिंग और कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी. तो व्हेन द फैट एंड ऑयल्स इन द फूड आर ऑक्सीडाइज्ड ओवर टाइम, दे बिकम रैंसिड. देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस एंड बिकम अनप्लीजेंट. तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत दिनों का आपने कोई चिप्स पैकेट खाया होगा या फिर मार्केट में कोई बहुत पुराना चिप्स पैकेट उठाओगे तो उसको देखोगे तो उसमें से एक अजीब टाइप का स्मेल आता है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है. वो क्यों होता है? जो हमारी फूड में जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, राइट, उन वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनसे ये लाइक वियर्ड टेस्ट एंड वियर्ड स्मेल आते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी. ओके. नाउ हाउ रैंसिडिटी इज प्रिवेंटेड. तो आपका जो फूड है वो कैसे खराब हो रहा है? द फूड यू हैव दैट गेट्स रैंसिड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर. अगर वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मतलब एयर मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन होती है, राइट. तो आपके फूड में जो फैट्स या फिर ऑयल होती है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं दे गेट ऑक्सीडाइज. तो हमें क्या करना है, अगर हमें हमारे फूड को बचाना है फ्रॉम गेटिंग रैंसिड, तो हमें क्या करना है, ये जो कनेक्शन है हमारी फूड और एयर का उसको हमें बंद कर देना है, वो कनेक्शन ही नहीं होने देना चाहिए. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि substances that prevents the oxidation are added to food containing fats and oils. तो जो भी ऐसे सब्सटेंस है जो कि ये रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं एंड वो हमारी फूड में हम ऐड करते हैं. नेक्स्ट इज एयर टाइट कंटेनर्स. तो हमें क्या करना है, अपने फूड को एयर से दूर रखना है. तो हमेशा ट्राई करो कि आपके जो भी फूड है वो एयर टाइट कंटेनर्स में रहे, इससे खराब होने के चांसेस कम होते हैं. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फ्लशिंग. ये आपने बहुत बार चिप्स में देखा होगा. देखो चिप्स तो आपके इतने से होते हैं बट वो पैकेट पूरा फुला रहता है, राइट. वो इतना फुला क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं. तो जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फ्लश द पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द चिप्स इनसाइड. तो चिप्स नीचे है, उसके बाहर नाइट्रोजन है, तो वो एयर मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, जिसके वजह से रैंसिड नहीं होती है. ओके. नाउ कोरोजन वर्सेस रैंसिडिटी बोथ आर ऑक्सीडेशन. ठीक है, दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. बट कोरोजन किसका है? अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर ओवर टाइम, ये कोरोजन होता है. एंड जब फैट्स एंड ऑयल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओवर टाइम एंड दैट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी. ओके.
ठीक है। अब इस चैप्टर के कुछ की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड प्रेसिपिटेट, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनके डेफिनेशंस, इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो बच्चों अभी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला याद रखना। फिर डिकम्पोजिशन का, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट में Fe+USO4 का, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में ये वाला, एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन में ये वाला। इससे जो भी बाकी रिएक्शन है उनको भी याद रखना, बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नाउ एग्जाम टिपिक यहाँ पे, द बोर्ड क्वेश्चंस ऑफन आस्क यू वन, ट्रांसलेट अ वर्ड स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस्ड इक्वेशन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको रिएक्शन दिया है, आप उसके रिएक्शन कौन से टाइप का ये रिएक्शन है, या फिर रिएक्शन टाइप दिया गया है, उसका डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। स्टेट वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, प्रैक्टिस ऑल द थ्री टुगेदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेगा, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि मैंने बोला, जो दिशा पब्लिकेशंस के साथ मैंने टॉपर एक सीरीज की बुक्स बनाई है, उससे आप डेफिनेटली यूज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अभी हमने जो भी पढ़ा उसकी एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर एक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं। नाउ इसको इक्वेशंस मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। नेक्स्ट 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकलती है तो बाहर की जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ना ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन बस और गेन ऑफ हाइड्रोजन. Now, corrosion and rancidity are the everyday effects of oxidation and on metals and fat and oils. ओके, यहाँ पर एक छोटी सी ग्रुप एक्टिविटी भी दिया गया है। एड सम पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, एनहाइड्रस एंड कॉपर सल्फेट एंड आयरन फिलिंग सेपरेटली टू वाटर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर, विच रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, विच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ये एक एक्टिविटी है, आप लैब में कर सकते हो। तो बच्चों अभी हमने जितना भी पढ़ा, लेट्स ट्राई टू अप्लाई आवर नॉलेज। क्या हम इस क्वेश्चंस जो भी हमने अभी नॉलेज गेन किया, क्या उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अपना नोटबुक में इनके आंसर्स लिखना एंड देन वीडियो को सॉल्यूशंस देखना, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशंस मत देखना, क्वेश्चन पढ़ो, पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन सॉल्यूशन देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, जब लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अगर आपने देखा होगा लेड नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, इट ब्रेक्स टू गिव यू लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, राइट। जो NO2 गैस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ विच वी गेट द ब्राउन फ्यूम, सो दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन। डबल द वॉल्यूम कलेक्टेड एट एनोड, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल, नहीं, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप वाटर का फॉर्मूला ही देखोगे, ठीक है, 2 पार्ट हाइड्रोजन होती है, 1 पार्ट ऑक्सीजन होती है, तो हाइड्रोजन ज्यादा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सो बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो हमने ये देखा था कि AgCl AgBr जब फोटो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, उस रिएक्शन को हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, सो इट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स। ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है। व्हाट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन, तो एक्चुअली FeSO4 फॉर्म होता है एंड कॉपर की डिपॉजिट्स फॉर्म होती है। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज आयरन सल्फेट, सो ऑप्शन नंबर डी हियर। Last question, in the reaction MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, which substance is being reduced? तो देखो MnO2 से MnCl2 अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, स्पेलिंग गलत लिख लिया, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम रिमूव कर रहे हैं एंड दैट इज रिड्यूस, रिडक्शन, सो MnO2 इज बीइंग रिड्यूस्ड हियर, सो ऑप्शन नंबर सी।
ओके। तो बच्चों आई थिंक आपको ये चैप्टर अभी समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो एंड मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी बाद में, पहले हम चैप्टर्स पढ़ लेंगे। तो आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, सो यू हैव डन अ ग्रेट वर्क। आपको अभी क्या करना है, आगे सॉल्व ऑल द इन टेक्स्ट एंड द एंड ऑफ द चैप्टर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर के जितने सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, उनको अच्छे से सॉल्व करो। प्रैक्टिस बैलेंसिंग 10 न्यू इक्वेशंस यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट, रिवाइज ऑल द 5 रिएक्शन टाइप्स विद 1 एग्जांपल ईच फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो एक मेजर कैटेगरी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 जो टाइप के रिएक्शन है उनके डेफिनेशंस, एक एक एग्जांपल्स अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क हो गया एंड आई होप आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा। कुछ डाउट्स हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने आपको बुक्स बताई थी उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिलेगा, अभी 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।